Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS. Today is 26th November, that is National Constitution Day, and starting the day with the quote of B.R. Ambedkar, that is, our constitution is not mere a lawyer's document, it is vehicle for life and its spirit will always be the spirit of age. Right? So abiding by the values of the constitution, Dronacharya IAS wishes you all a very happy National Constitution Day. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन हिंदू के आर्टिकल्स के साथ। ऑलराइट, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर एक बार फिर से ये चीज सामने आई है, जहां पर हमारे जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उन्होंने बोल दिया है दैट सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म आर इनएलिनेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इनको यहां से हटाया नहीं जा सकता है। राइट, ये चीज हमने परसों की वीडियो में भी डिस्कस की थी, जहां पर हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी पेटिशंस फाइल हुई है जहां पर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी एडिशन के ऊपर क्वेश्चन फाइल हुए हैं। राइट, लेकिन उस चीज को कंप्लीटली टेक ओवर करते हुए सीजीआई ने कहा है दैट द वेरी स्पिरिट of the constitution deals with these basic principles and these are part of your basic structure। तो इस आर्टिकल को हम एक और आर्टिकल के साथ को रिलेट करके पढ़ेंगे जो आप ही के आज के पेपर में दिया हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग दी वेरी मच, जहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी क्या सोच थी, किस तरीके से वो सोचते थे, और आज के समय में जो ये जजमेंट आई है इसकी क्रेडिबिलिटी कैसे है। राइट, तो यहां पर जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज बीन सेक्युलर बोथ इन स्पिरिट एंड इन द लेटर। यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है कि हमारे देश के अंदर जो सेक्युलर वर्ड है वो सिर्फ लिटरल सेंस में नहीं है, उसके मायने बहुत आगे तक हैं, बहुत ज्यादा हैं। राइट, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा देखिए, सेक्युलरिज्म का अगर मैं सीधा सीधा मतलब आपको समझाने जाऊं तो इसकी सिंपल स्ट्रेट डेफिनेशन ये है कि जो आपकी स्टेट है, जो आपका नेशन है, वो किसी एक धर्म को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करता है। राइट, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया प्रेफर्स और फॉलोज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मॉडल, जिसके अंदर जो स्टेट है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस पे रहती है सभी रिलीजन से, एंड मोर ओवर इट टेक्स मिनिमम एक्शंस, या आप कह सकते हैं उतने बेरेबल एक्शंस वो लेती है जिससे कि सभी रिलीजन्स के बीच के अंदर हार्मनी बनी रहे, सोसाइटी के अंदर कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। ठीक है जी, तो आज के टाइम पे जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई है जहां पर सेक्युलर वर्ड की और सोशलिस्ट वर्ड की एडिशन को क्वेश्चन किया जा रहा है, उस चीज को जस्टिफाई करते हुए इस आर्टिकल के अंदर एक डिबेट दी गई है, जिसके अंदर आपके दो लीडर्स की बात की है, दैट इज केटी शाह, आपके असेंबली के प्रोफेसर थे केटी शाह, ऑन नवंबर 1949 उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्यों नहीं आप ऐड कर देते हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल के अंदर। राइट, उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि आपकी ये डिबेट्स नहीं हुई थी, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये बड़ी क्लियरली और बहुत ही नेचुरल तरीके से बताया गया है कि जिस टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम पे हम वर्ल्ड वॉर 2 झेल कर आए थे, हमने पार्टीशन झेला था, उस टाइम पे हमारे यहाँ पर प्रोविंसेस इतनी ज्यादा थी जिन्होंने पहली बार किसी रिपब्लिक के अंदर वोट डाला था। राइट, तो आप ये चीज मान सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी वो इतनी ज्यादा, आप कह सकते हैं लिटरल सेंस में नहीं थी, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि इन वर्ड्स को उनकी असली अहमियत के साथ समझ सके। इसीलिए किसी भी ऐसे वर्ड को इंस्टिल करना जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लिसिट है, उसको एज इट इज कंट्री के ऊपर एक तरीके से अंबेडकर साहब का कहना था कि ये थोपने वाली बात हो जाएगी अगर हम अभी से लिख रहे हैं। तो देखिए ये चीज बड़ी एविडेंट है। यहाँ से आप अगर ये डिबेट पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है स्टेट का,
क्यों नहीं हम उसको किसी एक्सप्लिसिट तरीके से कहीं पर मेंशन कर रहे हैं? हमने आर्टिकल्स के थ्रू दे दिया है। आर्टिकल 14 में हमने कहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कोई डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी देंगे सबको। देन 15 में आपने नो डिस्क्रिमिनेशन कहा है। फिर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है जहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो आपने मोरओवर आपने स्पेसिफिक आर्टिकल्स दिए हैं राइट टू रिलीजन के, आपने कल्चरल माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया है। तो आपके बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये इम्प्लिसिट कर रहे हैं कि आप सभी धर्मों को एक समान मान रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर आप सेकुलर वर्ड सामने रख रहे हो? एंड सेकेंडली यहीं से उन्होंने अराइज किया था कि इसमें भी आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आप सोशलिस्ट वर्ड को आगे ऐड कर रहे हैं। तो इन दिस वेरी मच आर्टिकल यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिफेंस दिया था वो दिया गया है। दैट इज I regret, see here it is written that I regret that I cannot accept the amendment of Professor K.T. Shah। आपके अंबेडकर जी कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर साहब की आपके के.टी. शाह की ये जो अमेंडमेंट है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। उसके पीछे उन्होंने 2 कारण दिए। तो देखिए इसके अंदर जो उन्होंने डिफेंस दिया है वो स्पेसिफिकली सोशलिस्ट वर्ड के लिए दिया है, जिसके अंदर वो समझाना चाह रहे हैं कि हाँ ये स्वाभाविक है क्योंकि आज के टाइम की जो प्रोपेगेटिंग आइडियोलॉजी है दैट इज सोशलिज्म। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी सोशलिज्म ही वो आइडियोलॉजी रहेगी जो देश को हमेशा मान्य रहेगी, या जिसको लेके कंट्री के लोग जो हैं वो हमेशा उसको मानते रहेंगे, अबाइड करेंगे। ऑलराइट, तो किसी भी ऐसे वर्ड से हम अपने देश की डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से बाधित नहीं कर सकते हैं कि आपको इसी आइडियोलॉजी के तहत आपको काम करना है। एंड मोरओवर जो दूसरी चीज उन्होंने कही इसके अंदर, उन्होंने बोला दैट आई फाइंड दिस डिबेट कंप्लीटली इनफेलेमेबल, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज आपके यहाँ पर कही गई है वो कंप्लीटली बेसलेस है। दैट दिस वाज, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया है उन्होंने, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सेकंड चीज है यहाँ पे, आई फाउंड दिस अमेंडमेंट कंप्लीटली अपोज्ड, क्योंकि उनका मानना था कि जो आप दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हो इसकी जरूरत है ही नहीं सोसाइटी को। आप ये चीज मान के चलिए कि जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए जो दिए गए हैं उनका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि स्टेट को जब भी लगे कि सोसाइटी तैयार है कि देश को इस चीज की जरूरत है, वो नेचुरली आर्टिकल्स के थ्रू इसको अवॉइड कर लेंगे, वो सोशलिज्म को ले आएंगे। क्योंकि डीपीएसपी के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए हैं ये हम स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ते हैं कि आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसकी बात आपके डीपीएसपी में ही की गई है। राइट, इसी चीज को डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सोशलिस्ट वर्ड को एज सच सीधा एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स उसी की तरफ रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। राइट, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन इन दिस आर्टिकल इज योर अमेंडमेंट रिगार्डिंग योर दिस। सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आज तक के इतिहास में, दैट इज 13 जज बेंच इन केशवानंदा भारती केस बैक इन 1973, उस केस के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि आपके जो सेक्युलरिज्म है दैट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये चीज बताती है, जो आर्टिकल्स, जो प्रोविजंस, जो वैल्यूज जिसको आप किसी भी सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते। और प्रियम्बल कंप्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर मेंशन हुई ये वैल्यूज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो अलग अलग हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मेंशन है। जैसे इसकी स्टार्ट जो है वो की गई थी आपकी केशवानंदा भारती के साथ। राइट, सेक्युलरिज्म को तभी बोल दिया गया था, तब तक तो ये वर्ड ऐड भी नहीं हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई है, लेकिन सेक्युलरिज्म को पार्ट आपके केशवानंदा भारती केस में ही बोल दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। राइट, उसके बाद आपकी अमेंडमेंट होती है, वर्ड ऐड होता है प्रियम्बल में, एंड उसके बाद SR बुमाई केस जो आता है 42nd अमेंडमेंट के बाद, उसके अंदर भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली एविडेंट करती है कि आप जो हैं इस वर्ड को क्या मान के चलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानेंगे। सी इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, यहाँ पर भी दिया गया है। और ये चीज भी इसमें कही गई है कि जो 44th अमेंडमेंट आई थी हमारी 42nd के बाद, जो 44th अमेंडमेंट आई थी
वहां पर ऐसी बहुत सी चीजें थी जो 42nd अमेंडमेंट में हुई और उनको उलटफेर किया गया था, एज इट इज बैक टू नॉर्मल या और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया था। लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटाना उनको भी जरूरी नहीं लगा था, बिकॉज दे वर वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। उन्हें लगा था कि देश के अंदर ये चीजें ऑलरेडी हैं, ये इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, अगर इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। इस टाइम पे जो क्लेम्स किए जा रहे हैं सोशलिस्ट वर्ड को लेके, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कि आप स्टेट के ऊपर कोई आइडियोलॉजी जो है वो बाधित कर रहे हो। भीमराव अंबेडकर ने भी इसी की वजह से इसको कॉन्ट्रोवीन किया था, ये बात सच है। लेकिन ये चीज बार बार डिबेट्स और डेक्लेमेशंस में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिबेट्स में, अपनी जजमेंट में अभी भी बोल चुकी है कि देश के अंदर जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स लग रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट, नॉट अ डिक्टेटर डॉगमा। ठीक है, आप किसी डिक्टेटर स्टेट की बात नहीं कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो किसी वेलफेयर स्टेट के बारे में, राइट। आपकी जो स्टेट को सोशलिस्ट बन के काम करना है वो है दूसरों की मदद करना, जहां पर आपने प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस दे रखा है कि वो लोग, आप कंप्लीटली कैपिटलिस्ट या कंप्लीटली सोशलिस्ट मत बनिए, आप मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो हमारा अच्छा खासा चल रहा है बस उसको ढंग से चला लीजिए, वही काफी है। ठीक है जी, इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट भी आया है बाद में, जो ये लॉयर हैं संजय हेगड़े जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एंड इसके अंदर वो लास्ट में यही चीज बताना चाह रहे हैं कि जो 44th अमेंडमेंट थी उसके जो लॉयर थे वो शांति भूषण थे और उनको सपोर्ट करते हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी साहब, जो कि आपकी करंट गवर्नमेंट के जो हैं काफी सीनियर लीडर्स रहे हैं। तो दे ट्राई टू से कि अब बीजेपी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके फोर फादर्स को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए वो चीज अलग रख लेते हैं, उस पर हमें जाना ही नहीं है, वहां तक यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज टू वर्ड्स, दीज टू वैल्यूज, दैट इज सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। हमें पता है सेक्युलर का मतलब है सभी धर्म, सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्मों को एक समान एक दृष्टि से देखना। अगर मेरा धर्म अच्छा है तो आपका भी अच्छा है, सब एक साथ हेजेमनी में रहे, हम एक साथ बहुत ही आराम से कंफर्टेबली रहें, उससे सोसाइटी जो है वो बड़े आराम से चले। और सोशलिस्ट का मतलब होता है सिंपली वेलफेयर सोसाइटी, जो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट में क्लियर कर चुका है, राइट। तो इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर ये चीज बड़ी ही प्रिसाइजली बताई गई है कि क्यों सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ऐड तब नहीं हुए थे। 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे हमें क्या जरूरत लगी थी, हमारा देश इमरजेंसी के दौरान जा रहा था, वो सारे प्रिंसिपल्स जो दिख रहे थे कि सोसाइटी के अंदर ट्रबल हो रहे हैं बस उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कर दिया गया था। एल्स और अदरवाइज सेक्युलर और सोशलिस्ट हम शुरू से थे, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात है नहीं जो अब अराइज की जा रही है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोलते हुए इस केस को शट कर दिया है कि अब इसके ऊपर किसी और बहस की जरूरत नहीं है, राइट। So this was our very first article on the very much credibility and on this बहुत important article है Constitution Day के दिन। इस तरीके का आर्टिकल का आना अपने आप में लेजिटिमेसी शो करता है कि हमारे यहाँ पर कितना पेशेंस है और कितनी चीज़ें अलाउड हैं हमारे देश में। Alright, moving towards our second article for today, that is related to this गेलीफू प्रोजेक्ट। आपके भूटान के अंदर गेलीफू प्रोजेक्ट है और दिल्ली के अंदर इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, दैट इज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है, ये देखिए आप यहां से देख सकते हैं, ये जो चीज दी हुई है आपकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसकी पहली मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, जहां मोर 100 नेशन से लगभग 3000 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस मीटिंग का जो कंप्लीट एजेंडा है वो ये है, जहां पर हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि हम चाह रहे हैं हर एक पंचायत को पीछे से फंड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको फंडिंग मिल सके और वो अपना काम इजीली कर सके। और ऐसा ही कुछ इस प्रॉपर फ्रेमवर्क, इस जो ये अलायंस है इसका काम है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव्स बनाएं जो साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट्स लगाएं। और उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडिया है वो भूटान को सपोर्ट कर रहा है। सी हियर इज अ पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, दैट इज शेरिंग तोब्गे, जो ये कह रहे हैं कि वो इंडिया को बहुत ज़्यादा थैंक कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आप हमारी जो ये पहला प्रोजेक्ट है दैट इज गेलीफू प्रोजेक्ट, उसके अंदर मदद कर रहे हैं। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो ये लगभग 2500 करोड़ के आसपास इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली एक जीरो कार्बन स्टेट बनने वाली है, जिसके अंदर आईटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी
और जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया ही लगाने वाला है, राइट। मेजर जो कंटेंट है, मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, उसी की मदद लेने के लिए भूटान आया था। सी इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक है जी। आपने पढ़ा है एनवायरनमेंट के अंदर कि कार्बन ऑफ सेटिंग होता है, कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, जहां पर किसी ऐसी स्टेट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए जहां पर लो कार्बन एमिशन हो या जीरो कार्बन एमिशन हो, और आप उतने के ही क्रेडिट्स ऑफसेट कर सकते हैं, कार्बन एमिशंस को ऑफसेट कर सकते हैं। तो इंडिया का जो गोल है नेट जीरो कार्बन बाय 2070, उसके अंदर भी ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, बिकॉज उतना ही अमाउंट हम जो है अब अपना ऑफसेट कर सकते हैं कार्बन का, राइट। तो इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट्स हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने चाहिए ताकि हम अपने कार्बन एमिशन को ऑफसेट कर सकें या कंप्लीटली उसको बैलेंस आउट कर सकें, राइट। तो उस रेलेवेंस से भी जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 दोनों से ही आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिलेट कर सकते हैं। जीएस 2 के अंदर आपके इंडिया भूटान रिलेशंस आ जाएंगे एंड जीएस 3 से आप इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू दिस स्टबल बर्निंग से रिलेटेड जो केस आ रहा है। एक पूरी प्रॉपर केस स्टडी दी गई है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि इंडिया कौन सी सैटेलाइट्स का डाटा यूज करता है, क्या उस डाटा के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई रास्ता निकाल लिया है फार्मर्स ने जिससे कि वो कम केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, आपका दिल्ली एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द मेजर इश्यूज चल रहा है। आज फिर से आपके CAQM के बारे में न्यूज आई हुई है कि उन्होंने ग्रैप 4 की जो स्ट्रिंजेंट लॉज है उनको रिलीज आउट कर दिया है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह की क्लासेस शुरू कर दी हैं, अदरवाइज वो ग्रैप 3 लगते ही बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन। हमें पता है, देखिए दिल्ली एयर पॉल्यूशन का जब हम मेन कोज पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है दैट इज योर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी दिल्ली के आसपास जो आसपास की स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहां पर जब आपकी खरीफ क्रॉप दैट इज राइस को काट के वीट को, रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट करता है फार्मर, तो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस, वो अपने लेफ्ट ओवर स्टबल को, दैट इज जो लेफ्ट ओवर है, उसको जला देता है ताकि उसका खेत फिर से तैयार हो जाए नई फसल उगाने के लिए। ये है पूरा मामला, ठीक है। ये है आपका स्टबल, और उस स्टबल को जलाना उसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है जी। कर क्यों रहा है किसान? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है उतने वायबल तरीके से। जलाने में क्या है, उसे सिर्फ तिल्ली लगानी है, सारी की सारी भूसा ही है, वो अपने आप आग पकड़ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि जो वो स्टबल बर्न हो रहा है वो उड़ के हवा में जा रहा है, और उससे उस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्लीज चल रही हैं, तो वो नेचुरली दिल्ली के ऊपर कैप्चर हो जाती हैं। एंड बिकॉज दिल्ली में इस टाइम पे जो एयर टेम्परेचर है वो कम है विंटर्स के अंदर, तो वो सारी की सारी हवा यहीं बीच में क्लोग हो जाती है और ऊपर की तरफ एक लेयर बना देती है विच कम्स इन फ्रंट एज स्मोक, ठीक है, जिससे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन घटता है। ऐसा नहीं है कि स्टबल बर्निंग सिर्फ एक कारण है, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन स्टबल बर्निंग भी माना गया है, ठीक है। व्हीकलर एग्जॉस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये सब कुछ, ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर मेंशन है, लेकिन सबसे बड़ा एक मेजर कारण इसको भी माना गया है क्योंकि ये बहुत नंबर में होता था, ठीक है जी। अब होता क्या है, सरकार आपकी जो है इसके ऊपर बैन लगा देती है कि आपको स्टबल बर्न नहीं करना है। उसके लिए इंडिया जो है सैटेलाइट डाटा यूज करता है नासा का। सी हियर इट इज रिटन, आपके यहाँ पर जो सैटेलाइट डाटा यूज होता है दैट इज फ्रॉम नासा, एंड नासा की 2 सैटेलाइट्स के बारे में बात की गई है, दैट इज एक्वा एंड सोमी एनपीपी, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझते हैं क्योंकि ये आर्टिकल जो है हमारा ये इसी चीज से रिलेटेड है। सी यहाँ पर मेंशन है कि आपकी एक्वा और सोमी एनपीपी ये 2 सैटेलाइट्स हैं। एक्वा जो 2002 में नासा ने लॉन्च कर दी थी और सोमी जो 2011 में है। नाउ सी यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई है, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, दैट नासा ने जो ये लॉन्च की थी, एक है मॉडरेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये मॉडरेट रेजोल्यूशन है इसका, सी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, एंड ये जो है आपकी ये इंफ्रारेड रेडियोमीटर सूट है सुओमी एनपीपी जो है 2011 में। नाउ दीज बोथ आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये अर्थ को ऑब्जर्व करती हैं और ऊपर जो ओजोन और ट्रोपोस्फेयर को पढ़ते हुए ये देख लेती हैं कि कितना अमाउंट आपका एरियल उसके अंदर चेंज हो रहा है। अब
बात ये है इस आर्टिकल के अंदर कि ये जो सैटेलाइट्स हैं आपकी, ये 1:30 बजे दिन में, दैट इज 1:30 PM, और 1:30 बजे रात को 2 टाइम सर्वे करती हैं, उसी टाइम पे ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ आई, जब इस बार जो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं आपके नासा के ही, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी अपने ट्विटर हैंडल पे, जहां पर उन्होंने कहा अक्टूबर 2 को कि इस बार जो रिकॉर्ड्स हैं इन सैटेलाइट्स के द्वारा वो काफ़ी कम है, सो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अगेन अक्टूबर 14 को के आसपास, अक्टूबर 24 के आसपास एक और स्टेटमेंट जारी करते हैं, वो इसी को लिंकअप करते हुए कि इस बार के जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं स्टबल बर्निंग के हरियाणा पंजाब से, वो वेरिएबली काफ़ी कम है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इन लोगों ने वाकई में ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम किया है जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सही तरीके से हैं, या फिर दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ इन्होंने लूप होल निकाल लिया है। ठीक है, तो उसी चीज को चेकआउट करने के लिए जब साउथ कोरिया की एक और सैटेलाइट की मदद ली गई, दैट इज हियर इट इज गिवन, आप इस आर्टिकल को आराम से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब हमने जियोकॉमसेट 2A को यूज किया जो कि साउथ कोरिया की सैटेलाइट थी, तो एग्जैक्टली 1:30 बजे दिन के बाद लगभग 4 से 5 के बीच में जब डाटा मेजर किया गया तो नंबर्स काफी हाई थे। ठीक है, तो ये चीज काफी वेरिएबली बहुत दिक्कत वाली आ गई सामने कि केसेस तो रजिस्टर हो रहे हैं, स्टबल बर्निंग भी हो रही है, तो व्हाई देयर इज सो मच डिस्क्रिपेंसी विद द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड विद द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो वो चीज यहीं पर, अब इसके अंदर तो ये भी लिखा गया है कि ग्राउंड लेवल पर जब रिपोर्टिंग की गई तो फार्मर्स ने खुद बताया कि हमें ऑफिशियल्स आके बोल के गए हैं कि 4 बजे के आसपास जला लिया करो, उस टाइम पे पता नहीं लगता। ठीक है जी, तो अब ये चीजें तो देखिए सामने फिर से CAQM को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है, उसके बारे में पूरा बताया गया है जो हमने कल डिस्कस किया था कि EPCA को रिमूव करके CAQM को आप लेके आए हो, जिनका कंप्लीटली काम है उस कमेटी का एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट करना, और उन्हीं का काम है इन रिस्ट्रिक्शंस को गाइड आउट करना। ठीक है, तो अब ये जो 2 सैटेलाइट्स हैं हमारी एक्वा नासा की, जो 2 सैटेलाइट्स हम यूज कर रहे हैं, और जो हमने साउथ कोरिया से ये फिर से डाटाज को कलेक्ट करने की कोशिश की है, सो वी आर फिगरिंग आउट कि इंडिया इस चीज को कैसे केटर कर सकता है। करे बात अगर फार्मर्स को हमने जो लीवे दिया हुआ है या एक रास्ता, तो हैप्पी सीडर्स दे रखा है, हम सब्सिडीज दे रहे हैं, राइट, हम उनको तरीका दे रहे हैं कि आप इस तरीके से इसको कट आउट कर लो ताकि आपका फोडर बचे ही ना। बायोफ्यूल्स के लिए उनको वो कर रहे हैं कि आप सब्सिडी करके बायोफ्यूल में इसको यूज कर लो अपने लेफ्ट ओवर स्टबल को। तो सरकार स्कीम्स काफी चला रही है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर पर्टिकुलरली आपका सारा का सारा बात जो है वो साइंटिफिक तरीके से बात की गई है। यहाँ पर ये सब कुछ अगेन दैट इज CAQM जो हमने कल की ही वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी फंक्शनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। और यहाँ पर जो बात की गई है वो इसरो की बात की गई है कि क्या इसरो कोई ऐसी सैटेलाइट्स नहीं निकाल सकता है, या इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये मॉनिटर कर दें। तो यहाँ पर लिमिटेशंस कुछ सामने आ रही हैं, दैट जो विजिबिलिटी फोकस है वो 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर की कुछ बैरियर्स हैं हमारे, जिसे हम अभी तक स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं। दैट इज वाई इंडिया इज टेकिंग हेल्प ऑफ नासा इन दिस केस। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो आपके लिए यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अब यहाँ तक पहुँच गए हो कि सैटेलाइट्स को भी आप मैनूवर करने लगे हो, या सैटेलाइट के डाटा को भी आप चेंज करने लगे हो। कौन सी सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो जाएगा, और स्टबल बर्निंग के रिलेटेड जितना भी है वो आपका एनवायरनमेंट GS3 से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम अपने डिस्कशन को आगे लेके जाएं, सो आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आया है दैट इज रिलेटेड टू रोहिंग्याज। सी नाउ, आपके रोहिंग्याज का इशू काफी टाइम से है। ठीक है जी, बैक इन 2017 रोहिंग्याज से रिलेटेड जितना भी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि देखिए ये जो इशू है ये म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास है। अगर आप देखें तो इंडिया का वेरी मच ईस्ट पोर्शन। ठीक है, जैसे अगर हम भूटान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिससे हम एक्ट ईस्ट की तरफ और अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं इंडिया के IR के रिलेटेड, GS2 का ही पार्ट होगा ये आपका, जो हमारे लिए भी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोहिंग्या जो हैं ये मुस्लिम्स हैं आपके, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं बेसिकली आपकी, जो म्यांमार में रहती थी।
ठीक है जी। और वहां पर जो आपकी डोमिनेंस है म्यांमार के अंदर, मिलिट्री के अंदर, वो मेजरली बुद्धिस्ट थे, राइट। तो इनको इन्हीं की राखिनी स्टेट से डिसलोकेट कर दिया गया था, इनको एक्सपेल आउट कर दिया गया था, जिसे खुद यूएन ने जिनोसाइड का नाम दिया था, ठीक है। इस हद तक इनके साथ टॉर्चर हुआ था, बदव्यवहार हुआ था कि इन्हें अपना देश छोड़ के वहां से भागना पड़ा था। और ये रिफ्यूजीज के तौर पर गए थे बांग्लादेश में, इंडिया में भी एंटर कर रहे थे, दे वर हेडिंग टुवर्ड्स इंडोनेशिया, सिंगापुर, हर उस देश में जाकर ये रिफ्यूज ले रहे थे, ठीक है जी। 2017 से ये चीज चल रही है न्यूज में। एंड उसके बाद यूएन के यूएनएचसीआर जो है हमारा ह्यूमन राइट कमीशन, उनके हिसाब से ये लोग रह रहे हैं कि इनके बेसिक राइट्स इनको मिलते रहें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिर से ये चीज क्लेम हो रही है कि जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो इनको मोबिलाइज कर रही है कि आप जाइए म्यांमार के साथ अपने अटैक्स कीजिए, जैसे भी कीजिए, और वहां पे जाके अपने राइट्स को क्लेम कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रोहिंग्यास को ना तो बांग्लादेश सिटीजनशिप दे रहा है, ना ही उन्हें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अभी हम देख के हटे हैं कि बांग्लादेश खुद क्राइसिस से जूझ रहा है, जहां पर उनके लोगों ने रिबेल कर दिया था ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ऐसे में किसी भी माइग्रेंट फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जहां पर देश खुद अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस से सफर कर रहा हो। तो रोहिंग्यास की अब जो पीड़ा है या दुख आप बोल सकते हैं वो यही है, इनका कंसर्न यही है कि इन लोगों को ना ही इधर लैंड मिल रही है, ना ही इधर पैसा मिल रहा है, ना ही इधर कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, और ना ही म्यांमार के अंदर। सो व्हाट दे आर डिमांडिंग इज जस्ट मियर रिकॉग्निशन कि हमें कहीं का तो इंसान, कहीं का तो सिटीजन आप माने, ठीक है। सो दे आर बीइंग, यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, जो भोकरचू ग्लेशियर है आपका बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो, और जो आपका कॉक्स बाजार का एरिया है जो म्यांमार और बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां पर इनको एक तरीके का आप ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वहां पर सबसे ज्यादा स्लम्स और इंटरनेशनल जो माइग्रेंट्स हैं वो रह रहे हैं, रोहिंग्यास की ही वो कॉलोनीज वगैरह बनी हुई हैं। तो वहां से ये चीज बोली जा रही है कि आप इनको इंटरनेशनली लोकेट कर रहे हो। बांग्लादेश की मिलिट्री बोल रही है कि जाइए, आप अपने देश में जाइए और वहां जाकर अपने अधिकार लीजिए। ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। दैट इज ब्रिंगिंग बैक अगेन द रोहिंग्याज इन न्यूज। तो ये पूरा का पूरा मैटर आपको इजीली क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। ये इस जो न्यूज है इसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो सारा मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस कर दिया है। इसी पेज के ऊपर एक और न्यूज आई है, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लैंड माइन थ्रेट से रिलेटेड अभी भी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो आपकी न्यूज आई है, ये जो स्टेटमेंट आई है, ये आई है जब यूएसए ने ऑफिशियली बोल दिया है कि वो एंटी पर्सनल लैंड माइन सप्लाई करने वाला है यूक्रेन को ड्यूरिंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और हमें पता है कि यूएस इज सप्लाइंग वेपन्स, एंड उसके अंदर दे आर सेइंग कि यूएस को ये है कि जब से ट्रंप के ऑफिस में आने से पहले दे आर क्लेमिंग कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं सप्लाई आउट कर दें। तो यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी गई थी कुछ दिन पहले, जहां पर उन्होंने बोला था कि हम एंटी पर्सनल जो मिसाइल्स हैं वो देने वाले हैं किसको, यूक्रेन को, ठीक है जी। तो ये चीज आ गई थी। अब उसी के फ्लैशबैक में आपके एंटोनियो गुटेरेस बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं दीज आर नॉट वर्दी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ कन्वेंशन दैट इज, जिसके बारे में इन्होंने बात भी की थी, दिस एंटी माइन ट्रीटी, एंटी पर्सनल माइन ट्रीटी है आपकी, बैन ट्रीटी है। इस ट्रीटी के बारे में जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1997 ओस्लो नॉर्वे के अंदर एक समिट होती है जहां पर इस ट्रीटी के बारे में बातचीत होती है, और 1999 के अंदर ये फोर्स में आती है, ठीक है जी। तो 2 ईयर हैं आपके। 1997 के अंदर ओस्लो में ये समिट हुई जहां पर इस ट्रीटी के बारे में बात की गई। ट्रीटी का नाम क्या है, एंटी पर्सनल दिस इज योर माइन बैन ट्रीटी, एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी, ये है आपकी ट्रीटी। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज योर ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन के नाम से भी आप इसको जानते हैं, ऑलराइट। तो ये जो आपकी ट्रीटी है ये कंप्लीटली न्यूज में है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है दैट इंडिया, रशिया और यूएसए तीनों ही इसके मेंबर्स नहीं हैं।
India, Russia and USA are not signatory to this particular treaty. इस ट्रिटी को हमने साइन नहीं किया है, यूक्रेन इसका मेंबर है फॉर श्योर, ठीक है। तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो अबाइड करे इसके रूल्स के साथ, बट वो नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर इन द हेड ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है जी। तो इस आर्टिकल से हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट थी आज। इसके बाद हमारे न्यूज़पेपर में आज के लिए जो डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्रॉम योर COP29 अगेन, जहां पर एक बार फिर से ये बात की गई है दैट इज COP29 जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्होंने जो अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया है दैट इज, उन्होंने बोल दिया है कि जो COP30 है दैट विल एक्ट एज अ टॉक्सिक चैलेंज, ठीक है। मतलब जो आपका नेक्स्ट स्कोप होना है ब्राजील के अंदर जो कि आपका शेड्यूल्ड है, वो इस आर्टिकल से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका नेक्स्ट स्कोप है दैट इज शेड्यूल्ड इन ब्राजील इटसेल्फ। और इस COP29 के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्ती से 2-3 दिन को और एग्जेजरेट करके हमने $300 बिलियन की एड तो ले ली, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल्स में हैं, एंड एज दे से दैट डेविल लाइज इन द डिटेल्स, वो चीज़ डिस्कस होनी अभी बाकी है। इसीलिए कहा गया है कि जो COP30 आने वाली है, जो नेक्स्ट COP है जो ब्राज़ील के अंदर है, और जो आपकी पूरा सर्कल कंप्लीट करने वाली है रियो, जहां से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, दैट इज वॉज इन ब्राज़ील इटसेल्फ, जो 1992 की समिट थी, वहां से अब फिर से ब्राज़ील के अंदर समिट हो रही है। और ये देखने लायक रहेगा कि तब तक किस तरीके से सारे देश इसको, जो मेंबर पार्टीज हैं वो किस तरीके से इसके चैलेंजेस को लेते हैं, किस तरीके से इसको पार्टिसिपेट करते हैं और क्या एफर्ट्स लेते हैं इसको फंक्शन आउट करने के लिए, राइट। तो विद दिस COP29 कंक्लूड्स इटसेल्फ सेइंग दैट अ टॉक्सिक चैलेंज अवेट्स ब्राजील, जिसके अंदर COP30 के अंदर देखने लायक रहेगा कि क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखते रहिए इन वीडियोस को और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा वीडियोस किस तरीके की लग रही हैं ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।